अध्याय के हमारे 12/9 के 24वें सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वर्ड हिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश को कवर करते हुए ये सब्जेक्ट के रूप में, जबकि टॉपिक्स में विश्व युद्धों का प्रभाव, शब्द युग्म और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हम पढ़ रहे हैं। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। चैनल का परिचय आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये आज के प्रश्न हैं हमारे। प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक व सामाजिक परिणामों को सूचीबद्ध करना है 50 शब्दों में। दूसरे प्रश्न में प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है हमें 50 शब्दों में। फिर प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें 100 शब्दों में बताना है। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जो भारत पर प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव पड़ा, या यूँ कहें भारत का विश्व युद्ध पर प्रभाव, विश्व युद्धों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमारे सिलेबस में टू द पॉइंट दिया गया है। तो इस प्रश्न को हमें बहुत विशेषतः देखना है। बाकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी अपने आप में ज़रूरी है, क्योंकि पूरा जो सब्जेक्ट है वो जब तक हम लिंकिंग जो इसके कनेक्शंस हैं उनको नहीं पूरा पढ़ेंगे, बीच में सीधा भारत पर विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पढ़ेंगे, तो हम जब तक इसके कारण परिणामों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसको ठीक से बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें बीच के जो टॉपिक्स हैं उनको स्किप नहीं करना है, उनको एक बार पढ़ लेना है। बाकी मेन जो हमारे सिलेबस में है वो है विश्व युद्धों का भारत पर, या विश्व युद्धों के क्या प्रभाव रहे। तो अब शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक व सामाजिक परिणामों को सूचीबद्ध करना है। तो हमने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध अब तक के सबसे विनाशकारक युद्धों में शीर्ष पर गिना जाता है। युद्ध के आर्थिक व सामाजिक परिणामों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है। आर्थिक कारण में हमने पढ़ा कि इससे आर्थिक विनाश हुआ। प्रत्यक्षतः करीब 10 खरब रुपए का व्यय आंकलन किया गया। फिर जनशक्ति का महाविनाश देखने को मिला। लगभग 880 लाख लोगों की मृत्यु हुई, साथ ही 2 करोड़ लोग घायल हुए। युद्ध ऋण की यदि हम बात करें तो 1914 में जब दोनों पक्षों के सार्वजनिक ऋण को अगर देखें तो 8,000 करोड़ रुपए का सार्वजनिक ऋण था, जबकि 1918 में वही ऋण 8,000 से 5 गुना बढ़ते हुए 40,000 करोड़ हो गया। फिर व्यापार का विनाश हुआ। अमेरिका जो था उस समय एक तरह से कर्जदार देश था विश्व युद्ध से पहले, लेकिन विश्व युद्ध के बाद अमेरिका पूरे विश्व को कर्ज देने वाले देश के रूप में उभर कर सामने आया। फिर मुद्रा प्रसार हुआ। सब विश्व के सभी देश एक तरह से लोन चुकाने के लिए उन्होंने बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा छापी, और बहुत ज़्यादा मात्रा में कागजी मुद्रा छपने से हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं मुद्रास्फीति की समस्या होती है। तो पूरा विश्व एक तरह से मुद्रास्फीति की समस्या से जूझ रहा था। सामाजिक कारणों की यदि हम चर्चा करें तो अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान का प्रयत्न किया गया था। जो पोलैंड वगैरह कुछ देशों को अपने देश में रहने वाली अल्पसंख्यक जातियों के लिए उनकी बेहतरी के लिए प्रावधान पारित करने का राष्ट्रसंघ द्वारा जो एक तरह से आदेश दिया गया था, उसका विरोध भी हुआ और उस पर कार्रवाई भी हुई। तो ये एक तरह से उनके प्रयास किए गए। अगला है स्त्रियों की स्थिति में सुधार, उसके साथ ही नस्लों की समानता, यानी यूरोपीय उत्कृष्टता का जो मत था कि यूरोपीय जो सैनिक हैं वही उत्कृष्ट होते हैं, वो मत भी जिस तरह से युद्ध में भारत और अन्य उपनिवेशों के सैनिकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो ये नस्लों की असमानता वाला जो चिन्ह था उसमें भी सुधार देखने को मिला। साथ ही वैश्विक संस्थाओं का विकास हमें देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ व राष्ट्रसंघ, हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ और राष्ट्रसंघ जैसी वैश्विक संस्थाएं जो थी वो उभर कर सामने आई। तो ये हमने पढ़ा प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक सामाजिक परिणाम। इसमें कारण टू द पॉइंट है, तो इसमें मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट नहीं किए हैं। तो आप इसमें ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि जो 5 और 4 कारण दिए गए हैं वो ही अपने आप में इसके कीवर्ड्स हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भूमिका पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी है 50 शब्दों में। तो ब्रिटेन की प्रतिष्ठा का यह युद्ध भारत की जनता की कीमत पर लड़ा गया और जीता गया। तो ये पहले लाइन में ही हमने पूरे आंसर को डिफाइन किया है। फिर हम इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे कि 1914 में युद्ध की घोषणा उपरांत देश के राजनीतिक वातावरण में ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिला। इंग्लैंड के पीएम ने युद्ध में जर्मनी की हार को भारत जैसे देश में जनतंत्रवाद की सुरक्षार्थ आवश्यक बताया। उन्होंने बोला कि जर्मनी हारेगा तो ही भारत में जनतंत्र की सुरक्षा हो पाएगी। तो ऐसा उन्होंने एक तरह से मैसेज दिया लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें।
फिर गांधी जी के 1915 में भारत आगमन व युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग करने के आह्वान के बाद भारतीय जनता ने व देशी राजाओं ने तन मन धन से ब्रिटेन का साथ दिया। 1915 जनवरी 1915 में 9 जनवरी जो हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, तो उस डेट को गांधी जी भारत लौटे थे। तो उनके आगमन के बाद और उन्होंने स्थितियों का आकलन किया और आकलन करके उन्होंने पाया कि हमें इस विपरीत परिस्थिति में अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए। हालांकि उनका ये मानना बाद में युद्ध के समाप्त होने के बाद ये एक तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने दिए गए सारे आश्वासनों से वो मुकर गए थे। तो ये इसमें हमने भारतीय जनता ने और देशी राजाओं ने तन मन धन से इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर हथियार, गोला बारूद के अलावा अन्य रसद सामग्री जैसे गेहूँ, चावल, इस्पात इत्यादि भी हमने यहाँ से युद्ध स्थल पर भेजे। देश में युद्ध के लिए 10 करोड़ पौंड का युद्ध कोष भी इकट्ठा किया गया। मतलब जो युद्ध कोष बना था उस समय, उसमें हम भारतीयों ने 10 करोड़ पौंड रुपए जो थे वो इकट्ठे करके दिए। तिलक और एनी बेसेंट जो कि गांधी जी के इस धारणा के विरोध में थे, उनके बावजूद भारत ने युद्ध में यथासामर्थ्य भाग लिया, क्योंकि उन्हें युद्ध उपरांत स्वशासन का प्रलोभन दिया गया था। तो ये हमने पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी हमें करनी है। तो हमने इसमें टू द पॉइंट टिप्पणी करने का प्रयास किया। 50 शब्दों से ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हमारी रिकॉल पावर 100% कभी नहीं होती। हम कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर भूल जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं इसको बेस्ट रिटेन करने का। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारतीयों के द्वारा किए गए बलिदानों के प्रत्युत्तर में दमन व विश्वासघात ही किया। ये हमने पहली लाइन में इसका आंसर एक लाइन में देने का प्रयास किया। अब हम इस पहली लाइन जो हमने लिखी है इसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी हमारे उत्तर को हमने एक लाइन में बता दिया, अब हम उसी एक लाइन को आगे एक्सप्लेन करेंगे फैक्ट्स के थ्रू। तो इसे इन तथ्यों से समझा जा सकता है। पहला, संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही भारतीय जनता को रॉलेट एक्ट के रूप में काले कानून द्वारा दमन झेलना पड़ा। फिर रॉलेट एक्ट के विरोध का दमन करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो रॉलेट एक्ट जो कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील किसी को जेल कर दिया जाए, तो वो था रॉलेट एक्ट। इसको काला कानून भी बोला गया। उसके बाद में सुधारों के नाम से लाया गया 1919 का भारत सरकार अधिनियम भारतीय जन आकांक्षाओं पर एक छल का पर्याय बना। यानी इसमें स्वशासन के जो प्रावधान थे बहुत ही एक तरह से छल के जैसे थे। उसके बाद में सेब्रे की संधि हुई थी, जो कि वर्साय जो पेरिस की शांति सम्मेलन 1919 में हुआ था, उसमें हमने काफ़ी संधियाँ पढ़ी थी। तो उसमें एक थी सेब्रे की संधि, जिसके तहत जो खलीफा का पद है वो किस्तुनतूनिया से उसे हटा दिया गया। तो इसके फलस्वरूप खलीफा के पद की पुनर्स्थापना हेतु शुरू किए गए खिलाफत आंदोलन का कांग्रेस ने समर्थन किया, और इस समर्थन किए जाने से भारत में सांप्रदायिक नेतृत्व को बढ़ावा मिला। ये एक चीफ जस्टिस हैं पूर्व, उनका नाम एनसीईआरटी में आरबीएससी की बोर्ड में दिया गया था बुक में, लेकिन वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ये उनके विचार हैं कि ये खिलाफत आंदोलन का जब कांग्रेस ने साथ दिया तो इससे भारत में सांप्रदायिक नेतृत्व को बढ़ावा देने के प्रयास तेज हुए। अगला है, उक्त सभी दमनकारी कार्यों के अलावा प्रथम विश्व युद्ध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन को आकर्षित करने में सफल रहा। यानी इससे जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता के, उनमें तेजी देखने को मिली। असहयोग आंदोलन से भारत में अंग्रेजी राज के विरुद्ध एक नई चेतना भी जागृत हुई। इसी दौरान असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। फिर हम आखिरी पॉइंट के रूप में लिखेंगे, युद्ध ने एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर महात्मा गांधी को प्रतिस्थापित किया। यानी गांधी जी 1915 में आए थे, आते ही उन्हें विश्व युद्ध के दौरान प्रॉपर कंडीशंस मिली इंडिया में अपने विचारधारा को इस्टेब्लिश करने की। ये हमने पढ़े प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला अब हम चलते हैं हिंदी में, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था शब्द युग्म। इससे पहले शनिवार को हम ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ पाए थे, हिंदी और इंग्लिश के, लेकिन आज हमने इसको वापस से कंटिन्यू किया है। साथ ही हमने संडे में दोनों रिवीजन सेशन के रूप में संडे और मंडे को हमने इनके लिए सेशंस लिए थे, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो 152 तक हिंदी में हमने शब्द युग्म पढ़ लिए थे। अब हम चलते हैं 153 पर। नौल और नौला। नौल का अर्थ निकलता है नवल या नया, और नौला यानी नेवला। निर्जर और निर्झर। निर्जर यानी देवता या अजर, और निर्झर यानी झरना। निवृत्ति और निवर्ति। निवृत्ति का अर्थ निकलता है अवकाश या छुटकारा से,
जबकि निवृत्ति में अर्थ निकलता है सिद्धि या पूर्ति से। अगला है नियुक्त और नियुक्त। नियुक्त का अर्थ निकलता है नियुक्त का अर्थ होता है सेवा में लगाया हुआ, जबकि नियुक्त का अर्थ निकलता है 10 लाख से। अगला है नक्र और नर्क। नक्र का अर्थ होता है मगर और नरक का अर्थ होता है पापियों का स्थान। फिर है नद और नाद। नद यानी बड़ी नदी और नाद यानी शब्द या आवाज। अगला है निश्चल और निश्चल। निश्चल का अर्थ है बिना कपट के, बिना किसी छल के, और निश्चल यानी जो चल ना सके। अगला है पतन और पत्तन। पतन यानी गिरावट और पत्तन यानी नगर। फिर है पथ और पथ्य। पथ यानी रास्ता और पथ्य यानी रोगी के खाने योग्य भोजन। फिर है पावस और पायस। पावस का अर्थ है वर्षा, जबकि पायस का अर्थ है खीर। फिर है पद और पद्य। पद का अर्थ है ओहदा और पाँव, और जबकि पद्य का अर्थ है छंदबद्ध रचना। फिर है पर और परा। पर का अर्थ है अन्य और दूसरा, परा का अर्थ है ब्रह्म विद्या। फिर है परीक्षा और परीक्षा। परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा का अर्थ निकलता है इम्तिहान या जांच, जबकि परीक्षा में छोटी ई की मात्रा का अर्थ निकलता है कीचड़ या गीली मिट्टी। फिर है अगला है हमारा पर और परा। पर का अर्थ होता है अन्य या दूसरा, जबकि परा का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। ये हमने अभी पहले पढ़ा, इम्तिहान, परीक्षा में इम्तिहान और परीक्षा में कीचड़ और गीली मिट्टी। फिर पटु और पट्टू। पटु का अर्थ होता है कुशल और पट्टू का अर्थ होता है ऊनी वस्त्र। फिर परम और परमा। परम का अर्थ होता है बड़ा और परमा का अर्थ होता है सुंदरता। फिर प्लावन और पावक। पातक। प्लावन का अर्थ होता है प्रलयकारी बाढ़ और पातक का अर्थ होता है पापी। फिर है परुष और पुरुष। परुष का अर्थ है कठोर और पुरुष का अर्थ है आदमी। ये हमने हिंदी में शब्द युग्म पढ़े। स्रोत की एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हमारा जो ये वर्ड हिस्ट्री का कंटेंट है, इसका स्रोत है RBSC की बुक, कक्षा 11 की हिस्ट्री की बुक, और ये जो हिंदी का हमारा स्रोत है इसका डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक। अंग्रेजी में हम जो पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इसका सोर्स प्रोफेसर BK रस्तोगी सर की जो बुक है वो है। तो 138 में हमने, इससे पहले 137 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमने पढ़े। 138 में हम पढ़ते हैं अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट इज कॉल्ड एज मोर्चरी, जिसे बोलते हैं शवगृह। फिर बोलते हैं अ टेरिटरी रूल्ड बाय अ मोनार्क। किसी मोनार्क द्वारा रूल किया गया क्षेत्र जिसे बोलते हैं मोनार्की, दैट इज कॉल्ड एज साम्राज्य। फिर वन हु बियर्स द सेम नेम एज अनोदर, यानी एक नाम होना, किन्हीं दो व्यक्तियों का एक ही नाम होना, दैट इज कॉल्ड एज नेम सेक, हम नाम। फिर है द पेट्रोनेज बेस्टोर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ फैमिली रिलेशन एंड नॉट ऑफ मेरिट। ये हमने बहुत सुना है, नेपोटिज्म, यानी किसी व्यक्ति को संरक्षण इस नाम पे दिया जाना कि उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, वो किसी का भाई है या बहन है, जबकि उसके गुणों के आधार पर उसको पेट्रोनेज न दिया जाना, तो ये बोला जाता है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। हाल ही के दिनों में ये शब्द काफ़ी चर्चित रहा था। उसके बाद में वन स्किल्ड इन द डिजीज ऑफ आइज, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्यूलिस्ट, नेत्र विशेषज्ञ। फिर है आउट ऑफ यूज़, यानी अप्रचलित जो हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्सोलीट। फिर है वन हैविंग द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञानी, दैट इज कॉल्ड एज ओमनिशिएंट। फिर है a form of government in which the supreme power is placed in the hands of small exclusive class, यानी कुछ एक एक्सक्लूसिव क्लास के पास जिस सरकार में शासन का पूरा कंट्रोल हो, दैट इज कॉल्ड एज ओलिगार्की, कुलीन तंत्र जिसे हम बोलते हैं। तो ये था हमारा इंग्लिश का सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। पूरा देखने के लिए थैंक यू।